Hello students, first of all welcome to all of you in the fifth session of the chapter 3, that is linear regression. Students, in last session we understand that how we can find the value of dependable variable with the help of linear regression. But students, the value which we find, is it reliable or not? Definitely one question will be arise there. And if somehow we come to know that it is reliable, then how much it is reliable, है ना? तो आपने एक डिपेंडेबल वेरिएबल की वैल्यू तो फाइंड कर ली लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला यूज़ करके, बट क्या वो रिलायबल है कि नहीं है? और अगर सपोज मान लो रिलायबल है तो वो कितना रिलायबल है? तो इसके लिए हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, तो अगर उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई करूँ तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बहुत ही सिंपल तरीके से समझो कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कुछ नहीं है, बट जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है, पूरा चैप्टर जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वही है, पर उसका स्क्वायर करना है हमको। मतलब कि फॉर्मूला भी वही यूज़ होंगे, ठीक है, बट फॉर्मूला में भी क्या होगा, वहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको जैसे बताऊँ कि अगर फॉर्मूला वाइज इसको मैं इजी तरीके से समझाना चाहूँ तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को कैपिटल आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, एंड इसकी वैल्यू फाइंड करने कैसी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, उसका स्क्वायर कर लोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो इन शॉर्ट क्या बनता है आपका फॉर्मूला, दैट कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन, सॉरी कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्लियर? ओके, अभी इसका इंपॉर्टेंस जो है वो समझ लेते हैं। पहले तो आर, ये जो हम लोग आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो हमको पता होना चाहिए कि उसके ओरिजिन या स्केल के अंदर होने वाले चेंज जो है उससे वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली जब आप लोग कोई भी वैल्यू स्मॉल करते हो, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इस चैप्टर में भी हमने देखा कि हम लोग वैल्यू स्मॉल करने के लिए क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू x है, इसमें से कोई एक कांस्टेंट नंबर a माइनस करते हैं, और अभी भी और स्मॉल करना है तो उसको क्या करते हैं, cy या cx से उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो a दिख रहा है या यहाँ पे जो cy दिख रहा है, ये है ओरिजिन और स्केल। अभी इसके अंदर चेंज होता है तो आर की वैल्यू जो है वो ये चेंज से इंडिपेंडेंट है। इसी वजह से आर का जब फॉर्मूला आप यूज़ करते हो तो ये ना तो आपको सिवाय अपॉन 6 दिखेगा ना ही ए दिखेगा, जब हम लोग आर की फॉर्मूला यूज़ करते हैं तब, ठीक है। जबकि आप बी का फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको याद होना चाहिए कि वहाँ पे हम लोग सिवाय अपॉन सी एक्स आपके फॉर्मूला के लास्ट में रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। क्लियर? ओके, since r square is equal to small r square, we can say that the reliability of an estimate of dependent variable y largely depends on the correlation coefficient r between the two variables x and y। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि इसका रिलायबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके स्मॉल आर के ऊपर, मतलब कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बीच में। इफ r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 देन आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमको पता है चाहे +1 हो या चाहे -1 हो, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू +1 ही हो जाने वाली है। सो इस केस के अंदर
एक्स एंड वाई जो आपके दो वेरिएबल है उसके बीच में हम लोग बता सकते हैं कि परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने y की जो भी एस्टिमेट वैल्यू फाइंड की है रिग्रेशन लाइन के थ्रू वो 100% रिलायबल है। कब? जब आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर की वैल्यू 1 हो तो वो 100% रिलायबल होगा। एंड इसका एग्जैक्टली अपोजिट कि अगर r की वैल्यू 0 आई तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी 0 आएगी, बट ऑब्वियस है। तो अगर दो वेरिएबल का आर स्क्वायर 0 आता है, इन दैट केस जो लीनियर रिग्रेशन फाइंड किया होगा आपने एक्स और वाई के बीच में और उसके थ्रू जो वाई की वैल्यू फाइंड की होगी वो रिलायबल होगी नहीं। शॉर्ट में समझे तो अगर आर की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो तो वो रिलायबल है, और आर स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो वो रिलायबल नहीं है। अभी हम लोग जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि जो भी आर स्क्वायर की वैल्यू आती है वो किसके नज़दीक है, ज़्यादा 1 के नज़दीक है या ज़्यादा 0 के नज़दीक है। जितने वो 1 के नज़दीक होगी उतनी रिलायबल होगी, जितने वो 0 के नज़दीक होगी उसकी रिलायबिलिटी कम होगी। क्लियर है? ओके। अभी आपको क्वेश्चन में कब पता चलेगा कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है? तो क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा कि रिलायबिलिटी वर्ड, कि आपको सिर्फ वहाँ पे वैल्यू रिग्रेशन लाइन फाइंड करने को नहीं बोला होगा, उसके साथ में ये भी फाइंड करने को बोला होगा कि वो जो रिग्रेशन लाइन फाइंड किया है वो रिलायबल है कि नहीं। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब कि आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर? ओके। So it is clear from the above discussion that high value of R square shows that a good linear correlation exists between two variable x and y. So we can check whether the linearity assumptions of regression is valid or not from the measure of coefficient of determination R square. If the value of R square is nearer to 1, the assumptions of linearity of regression is valid. But if the value of R square is nearer to 0, assumptions of linearity of regression between x and y is not valid. वो सिंपल जो अभी तक हमने समझा कि अगर वो 1 के नज़दीक होगा तो वहाँ पे हमारा जो assumption था रिग्रेशन लाइन के थ्रू वो राइट होगा, मतलब कि लिनियरिटी वहाँ पे है। एंड अगर 0 के नज़दीक हुआ इसका मतलब ये है कि जो assumptions ऑफ लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन बिटवीन एक्स एंड वाई था दैट इज़ नॉट वैलिड। क्लियर? इसको जितना समझ में देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। How much variation is the dependent variable y can be explained by the regression line can be obtained from the coefficient of determination. For an example, r value is 0.9 for some data, then coefficient of determination is equal to 0.9 square is equal to 0.81. Therefore, r square into 100 is equal to 81%. ठीक है, r की वैल्यू पहले आपको फाइंड करनी है, उसके बाद उसका स्क्वायर कर लो तो वो आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा। उसको जब आप लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसको आपको उसके परसेंटेज मिल जाएंगे। ठीक है, सो वहाँ पे 81% जो ये क्या दिखा रहा है दैट इट कैन बी टोटल वेरिएशन इन द वेरिएबल वाई। द एक्सप्लेनेशन ऑफ 81% वेरिएशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन, सो वी कैन से दैट द रिग्रेशन मॉडल यूज्ड फॉर द गिवन डेटा इज सूटेबल। ठीक है, 81 का मतलब क्या होता है कि आप लोग 1 के नज़दीक ज़्यादा जा रहे हो। ठीक है, 0.81 इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू क्या है 0.81। सो अगर मैं यहाँ से 0 से लेके 1 की एक लाइन ड्रॉ करूँ तो 0.81 जो है वो 1 के ज़्यादा नज़दीक होगा, इसका मतलब कि इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ओके। इसको जितना समझ में देखेंगे ज़्यादा समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज़ the following table shows the experience of technicians in years employed at various companies and their monthly salary in 1000 rupees. So experience given in the years, that is x, and the monthly salary, that is given y. Calculate the coefficient of determination and check the validity of linearity assumptions of regression between the years of experience and the monthly salary. तो यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उनकी मंथली सैलरी क्या है उसके बीच का कोर आपको यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियरली बताया हुआ ही है कि आपको फाइंड क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। मतलब कि मेन जो इंटेंशन है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड करते हैं वो फाइंड करना है।
और मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब क्या, दैट इज़ कैपिटल आर स्क्वायर, और उसको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, स्मॉल आर स्क्वायर, और आर मतलब क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी ये जो क्वेश्चन आपके पास डेटा अवेलेबल है तो उसको देखोगे, मोस्टली जो वेरिएबल्स यहाँ पे दिए हैं वो बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस वाले हैं, ठीक है, 25, 14, 10। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली जो मेथड है एक्स वाई वाला, वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कैलकुलेशंस में हम लोग जाते डायरेक्टली। सबसे पहले हमको ये टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा ही टेबल है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार किया है सेकंड चैप्टर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देखते। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। तो एक्स एंड वाई आपको दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, उसको अरेंज करो कॉलम के अंदर, एंड देन पहला थर्ड कॉलम जो आएगा वो क्या होगा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, देन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। जैसे ये सारे कॉलम हो जाते हैं, हम लोग को रिक्वायरमेंट किसकी होती है, उसके जो टोटल्स है सिग्मा है उसकी। अभी यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ जो खास ध्यान रखनी है वो क्या है, आर स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, आर नहीं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो भी किसका होगा, आर स्क्वायर का। पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर 7, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आएगा 7। देन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स जो है दैट इज़ 85 एंड सिग्मा वाई देखें तो दैट इज़ 148। तो जैसे सिग्मा एक्स में से हमने एक्स बार फाइंड किया हुआ है, वैसे ही हम लोग सिग्मा वाई पे से वाई बार की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ 21.14। सो दो वैल्यू मिल गई आपको एक्स बार की और वाई बार की। अभी हम लोग जाते डायरेक्टली फॉर्मूला के ऊपर। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा वो कौन सा होगा, ये हमने जो बेसिक डिटेल थी जो हमारे फॉर्मूला में यूज़फुल है वो यहाँ पे लिख दी है। फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, दैट इज़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। और पहले आर का फॉर्मूला देख ले, ठीक है। शायद आपको फॉर्मूला शायद एक बार फिर से देखने पड़े सेकंड चैप्टर के, तो एक बार देख लोगे तो पूरा याद आ जाएगा। तो फॉर्मूला जो यहाँ पे इस फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं वो कौन सा है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस थे वो छोटे थे। अगर बड़े ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होते तो हम लोग एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, बहुत सिंपल सा ही है। ओके, अभी सिंपली इसके अंदर वैल्यू रखते जानी है हम लोग को। तो पहले तो ओके, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो ये वाला दैट इज स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे आर नहीं फाइंड कर रहे, क्या फाइंड कर रहे हैं, आर का स्क्वायर। तो हमने पूरा ब्रैकेट में लिया फॉर्मूला के आर के, और उसके बाद बाहर क्या रख दिया, स्क्वायर रख दिया। ओके, सो इसी के अंदर वैल्यू रखते जाएंगे। एन इज इक्वल टू 7, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1980, देन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 85, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 148 अपॉन अंडर रूट एन इज अगेन 7, देन सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 1185 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर मीन्स 85 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन इज अगेन 7, देन सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज 3354 माइनस सिग्मा वाइज होल स्क्वायर। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी वैल्यू जो हमने टेबल बना है उसमें से लिख सकते हैं। अभी बस उसको कैलकुलेट करना है और सिंपल तरीके से उसको जो वैल्यू आती है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आ रही है दैट इज़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.97, ठीक है। जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.97। अभी ये सिर्फ उसकी वैल्यू आई है हमारे पास, उसके ऊपर से हम लोग क्या यहाँ पे, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन ये है कि रिलायबिलिटी चेक करना है ना, तो वो रिलायबल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। सो द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज़ वेरी नियर टू 1, 0.97 मतलब कि 0.03 ही दूर है 1 से, ठीक है। सो वो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 के जितने नज़दीक होगा उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। So we can say that linearity assumptions of regression between the years of experience and the monthly salary is valid। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो लीनियर रिग्रेशन का assumptions करेंगे बिटवीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड द सैलरी मंथली सैलरी वो वैलिड होगा। हालांकि हम लोग को यहाँ पे उसको फाइंड करने का बोला ही नहीं है, ठीक है। हम लोग को जो रिग्रेशन लाइन है वो फाइंड करने को नहीं बोला है, बट अगर करते तो वो
रिलायबल होता है कि नहीं होता है, उसके लिए हम लोगों को कैपिटल आर स्क्वायर मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करने को बोला था, जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। क्लियर? ओके। Not for the above example, we can also compute r square by taking u is equal to x minus a and v is equal to y minus b. Here a and b are suitable constant. ठीक है, अगर हम लोग उसको और छोटा करके ए और बी को कांस्टेंट यूज़ करके माइनस करके स्मॉल करना चाहते तो वो कर सकते थे। वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि फॉर्मूला कोई भी यूज़ करो आर का, आपकी जो मेथड है वो चेंज हो जाती है, उसका आंसर चेंज होता नहीं है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसके अंदर हम लोग को सिर्फ कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन फाइंड करना था। एक ऐसा भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कि जिसमें आपको रिग्रेशन लाइन भी फाइंड करनी हो एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी फाइंड करना हो। ठीक है, ओके। सो ऐसा क्वेश्चन है ये वाला, दैट इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन and the number of persons suffering from skin disease, the following information is obtained for 6 cities regarding the density of population per square kilometer and persons suffering from skin disease per 1000. Density per square kilometer, that is x is given 12,000, 14,500, 19,000, 17,500, 13,500, 16,000. नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको शॉर्टकट मेथड यूज़ करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एज वेल एज बी। ठीक है, चाहे आप आर फाइंड करो चाहे बी फाइंड करो, यहाँ पे 16,000 14,000 मतलब कि आपको उसको स्मॉल करना ही पड़ेगा। ओके, देन देखते हैं एक्चुअली क्वेश्चन क्या है। that okay, the second information, the other variable is y, that is number of patients per 1000. तो यहाँ पे x जो है वो डेंसिटी दिया हुआ है एंड y जो है वो नंबर ऑफ पेशेंट्स पर 1000 दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, दैट ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। पहले तो हमको रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। देन एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीज इफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ सिटी इज़ 15,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे डेंस एक पहले तो एक रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और उस रिग्रेशन लाइन के ऊपर से एस्टिमेशन करना है एंड एग्जामाइन द रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल। तो आप जो रिग्रेशन मॉडल बना रहे हो, जो अजप्शंस कर रहे हो, वो कितना रिलायबल है कि नहीं है, उसके लिए आपको मैंने बोला था रिलायबिलिटी जब भी वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो ये क्वेश्चन को अगर हमको अटेंड करना है तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जो दो इन्फॉर्मेशन एक्स एंड वाई है उसके ऊपर से कैसे फाइंड करेंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के दोनों ही वेरिएबल ऐसे है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लोग इसको स्मॉल करने के लिए यू और वी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यू और वी कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है दैट एन इज इक्वल टू 6, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, मतलब कि जो डेंसिटी दिया है एक्स उसका टोटल डिवाइड बाय 6 करेंगे बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 6। तो उसकी वैल्यू आ रही है 15,416.67 एंड वाई बार की जब फाइंड करते तो उसका वैल्यू आता है 63.33। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ बहुत बड़ी है तो उसको स्मॉल करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो जो एक्स बार की वैल्यू है दैट इज़ 15,416.67, हम लोग एक ही ऐसी वैल्यू लेंगे जो राउंड ऑफ हो। तो हमने यहाँ पे 15,000 है, उसका राउंड ऑफ ए बराबर क्या ले लिया है 15,000। सारे नंबर ऐसे आप लोग को देखने को मिलेंगे ये सीरीज़ के अंदर कि जहाँ पे पीछे या तो 500 या तो 1000 देखने को मिलेगा। तो हम लोग वैसे नंबर्स को 500 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो और जो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग डिवाइड करने के लिए सी एक्स कितना ले रहे हैं 500। क्लियर? वैसे ही बी ये जो नंबर है वाई, उसमें से कौन सा नंबर हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है बी इज इक्वल टू 60। क्यों? क्योंकि वाई बार की वैल्यू दैट इज 63.33, तो उसका राउंड ऑफ हम लोग जो ले रहे हैं वो है 60। वैसे यहाँ पे भी पीछे सब में जीरो दिख रहा है, मतलब कि मैं अगर इसको 10 से डिवाइड कर दूँ जो भी वैल्यू आएगी उसको, तो वो स्मॉल हो जाएगा और वहाँ पे कोई फ्रैक्शन नंबर भी नहीं रहेगा, मतलब कि पॉइंट में भी आंसर नहीं आएगा और हमारे कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएंगे। तो अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आप लोगों को क्या माइनस करना है और कौन से नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी उसको टेबल में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा टेबल। टेबल समझते हैं पहले।
तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इज़ फ्रॉम द क्वेश्चन। देन पहले u फाइंड करते हैं। u के लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला रखा है, दैट इज़ x माइनस कितना 15,000, मतलब कि पहले x में से 15,000 माइनस करो, फिर जो भी वैल्यू आती है उसको डिवाइड बाय क्या करो 500। ठीक है, सो पहले जैसे 12,000 है, 12,000 में से मैं 15,000 माइनस करूँगा तो क्या आंसर आएगा -3,000 अपॉन 500 करूँगा तो 500 6 जा मतलब कि -6 आएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अभी यही मेथड को यूज़ करके हम लोग को ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बस फॉर्मूला के अंदर x की वैल्यू रखती जाओ, बाकी की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। वैसे ही जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, थर्ड कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। जब v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, y में से हमको क्या माइनस करना था, पहले 60 एंड डिवाइड बाय 10। तो पहला नंबर लेते दैट इज़ 80। सो 80 माइनस 60 डिवाइड बाय 10, 80 माइनस 60 इट कम्स 20, 20 बाय 10 इट कम्स 2, ये 20 10 टू ज़ा 20, तो वैल्यू क्या आई 2, जो हमने यहाँ पे रख दी। अभी इसी तरीके से हम लोग पूरी कॉलम भर सकते हैं। ठीक है, और इसका टोटल जो आएगा दैट इज सिग्मा 5 एंड 2। अभी नेक्स्ट कॉलम कौन से बनेगी, तो यू वी मतलब कि यू का यू और वी की जो भी वैल्यू थी इसको मल्टीप्लाई कर दो, देन यू का स्क्वायर देन वी का स्क्वायर। अभी ये सब बहुत सिंपल है, बहुत टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन समझ में आ ही गए होंगे कैसे होते। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, उसके सिग्मास। ठीक है, ओके। सो अभी सबसे पहले जाते हैं बी के फॉर्मूला के साथ में। खास याद रखो कि बी का फॉर्मूला जब यूज़ कर रहे हो तो आपको सी वाई एंड सी एक्स ध्यान में लेना है। ठीक है, बी के फॉर्मूला के अंदर हमको सी वाई सी एक्स ध्यान में लेना है। अगर हम लोग आर के फॉर्मूला में जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सी वाई अपॉन सी एक्स वहाँ पर मल्टीप्लाई करते नहीं है, इसमें मिस्टेक करते। बी के अंदर सी वाई सी एक्स को मल्टीप्लाई नहीं करते, उसकी जगह पे आर पे कर देते, या तो दोनों में ही कर देते। तो ये खास याद रखना है कि बी के फॉर्मूला के अंदर ही सी वाई अपॉन सी एक्स मल्टीप्लाई होगा, आर के फॉर्मूला के अंदर नहीं। क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे वैल्यू बस रख देंगे, वो बहुत सिंपल सी है, दैट एन इज इक्वल टू 6, सिग्मा यू वी इज इक्वल टू 22 माइनस सिग्मा यू इज इक्वल टू 5 एंड सिग्मा वी इज इक्वल टू 2, हमने वहाँ पे रखा, अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर, एन की वैल्यू 6, सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 139 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। ठीक है, वो रखेंगे तो उसके बाद मल्टीप्लाई सी वाई अपॉन सी एक्स, तो आपने सी वाई यहाँ पर कितना लिया है 10 और सी एक्स जो है कितना लिया है दैट इज़ 500। ठीक है, सो यहाँ पे 10 अपॉन 500 और उसको वैल्यू फाइंड करते जाएंगे कैलकुलेशन करते करते, तो आपको उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो मिलेगी, दैट इज़ 0.003। ये वैल्यू आई हमारी बी की वैल्यू, दैट इज़ 0.003। ओके, बी मिल जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ए फाइंड करो। ठीक है, तो पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ए इज़ इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अभी इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखते जाए, वाई बार की वैल्यू थी 63.33 माइनस बी की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है दैट इज़ 0.003। नेक्स्ट जो एक्स बार है, एक्स बार हमारे पास थे दैट इज़ 15,416.67। अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगी ए की, जो कितनी आ रही है हमारे पास 17.08। ए और बी मिल जाए मतलब कि आप वाई के फाइंड करने के काबिल हो जाते हो। ठीक है, सो रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स क्या होगा, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए इज इक्वल टू 17.08 प्लस बी इज इक्वल टू 0.03 एंड एक्स। ये हो गया हमारा रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, अभी यहाँ पे भी नहीं रुकना है, हम लोग को उसके ऊपर से एक जो एक वैल्यू है हमको फाइंड करनी है। और ये वैल्यू किसकी फाइंड करनी है कि जब x की वैल्यू 15,000 हो तब y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सो ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि x की जगह पे रख देते 15,000, तो आप लोगों को y की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो मिल जाएगी, दैट इज़ 62.08। ये हम लोग को y कैप की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, ओके। अभी ये दोनों हो जाए उसके बाद क्या है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे तो यहाँ तक तो हो गया कि आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि 15,000 अगर स्क्वायर किलोमीटर है तो वहाँ पे कितने पेशेंट्स सफ़र कर रहे होंगे।
तो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली हमको ये पता चल गया कि 15,000 अगर डेंसिटी पॉपुलेशन है, इन दैट केस 62 पेशेंट्स, ठीक है, क्योंकि पेशेंट्स को हम लोग पॉइंट में नहीं रखेंगे, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि 62 पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको स्किन डिजीज से वो सफ़र कर रहे होंगे। तो अभी नेक्स्ट क्या, तो यहाँ पे तो आपके एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको 62 पेशेंट वहाँ पे स्किन डिजीज़ वाले होंगे, बट ये जो आपने फाइंड किया वो रिलायबल कितना है, उसकी रिलायबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो मॉडल हमने फाइंड किया उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यस, हम लोग आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो ऑलरेडी टेबल बनाया था उसी में से हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। सो ये टेबल जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो सिग्मा है वो सारे ऑलरेडी हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया ताकि हमको समझ में आए कौन सी वैल्यू ली है हम लोगों ने। फॉर्मूला लिखते हैं पहले आर स्क्वायर का, फॉर्मूला है एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। एंड ये पूरे फॉर्मूला को ब्रैकेट में करो, उसके ऊपर क्या करना है हमको, स्क्वायर, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। वरना हमारा जो फॉर्मूलाज अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूलाज हम लोग को आर का फॉर्मूला लगेगा अगर हमने स्क्वायर नहीं किया तो, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड कर रहे हैं। क्लियर, ओके। बस अभी इसके अंदर वैल्यू रखते जाओ, वैल्यू रखने के लिए हमारे पास ऊपर टेबल है ही, सिग्मा फाइंड किया हुआ ही है, तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आती है दैट इज़ 0.10.45, अगर उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते दैट इज़ 0.10। अभी हमको पता है 0.10 जो है ना, अभी यहाँ पे कंपेयर ऐसे करना है कि वो 0 के नज़दीक है कि 1 के नज़दीक है, तो बट ऑब्वियसली वो 0 के ज़्यादा नज़दीक है। सो क्योंकि वो 0 के ज़्यादा नज़दीक है, वी कैन से दैट इट कैन नॉट बी सेड दैट रिग्रेशन मॉडल इज़ रिलायबल, और वी कैन से दैट रिग्रेशन मॉडल इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है। अगर वो 1 के नज़दीक होगा इन दैट केस रिग्रेशन मॉडल इज़ रिलायबल, बट 0 के नज़दीक है तो हम लोग वो रिलायबल है ऐसा बता पाएंगे नहीं। एंड दैट इज़ अवर कंक्लूजन दैट एज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज़ वेरी नियरर टू 0, इट कैन नॉट बी सेड दैट रिग्रेशन मॉडल इज़ रिलायबल। क्लियर, सो ये हुआ हमारा कंप्लीट सम, ठीक है, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, correlation coefficient R and regression coefficient B are either both positive or both negative. We know that standard deviation Sx and Sy are always non-negative, and its value is always more than -1 but less than 1. So from the these things we can come to know that B is equal to R into Sy upon Sx. तो हमको एक चीज़ यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से समझाओ कि आर और बी जो है वो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ऐसा क्यों होता है वो समझ लेते हैं कि आपका फॉर्मूला ये है बी इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। अभी ये कन्फर्म है कि ना तो एस वाई कभी नेगेटिव हो सकता है ना तो एस एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है। अभी बी की वैल्यू जो है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करती है आर के ऊपर, क्योंकि आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। हमको पता है कि आर की जो रेंज है वो -1 से लेके +1 तक की है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये आर की वैल्यू नेगेटिव हुई तो बी की वैल्यू भी कैसे क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। एस वाई एन एस एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो प्लस माइनस एट देन क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब कि आर जब नेगेटिव था तो बी की वैल्यू भी क्या हो गई, नेगेटिव। एंड दूसरे एंगल से देखें तो अगर सपोज मान लो कि एस वाई एन एस एक्स माइनस है, ठीक है, सॉरी ये तो प्लस ही होने वाला है, और आर की वैल्यू जो है वो भी प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस की वैल्यू क्या होगी, प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, आपको रिलेशन इन दोनों का देखना है, बी और आर का, मतलब कि आर प्लस होगा तो बी भी प्लस होगा, आर माइनस होगा तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस होगी। क्लियर। एंड एक चीज़ खास याद रखनी है आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है चाहे वो एक्स का हो या वाई का हो, दे आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब कि वो कभी भी नेगेटिव हो सकते नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और वही रीज़न था कि हमने दोनों ही केस के अंदर एस वाई अपॉन एक्स एक्स की वैल्यू क्या ली, हमने पॉजिटिव। क्लियर,
ओके। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। अभी यहाँ पे एक बार फिर से वही समझा दूँ कि हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, मतलब कि आर की, ठीक है, आर स्क्वायर की। तो जब हम लोग आर स्क्वायर फाइंड कर रहे हो, सॉरी, जब बी फाइंड कर रहे हो आप, तो बी में क्या होता है, आपको वहाँ पे बी की जो वैल्यू, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, बट वो स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि ओरिजिन के अंदर होने वाले चेंज जो है उससे इंडिपेंडेंट है, बट उसके स्केल में होने वाले चेंज से वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या करते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई सी वाई अपॉन सी एक्स। ठीक है, यही रीज़न है कि हम लोग वहाँ पे सी वाई अपॉन सी एक्स वहाँ पे रखते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको घुमा फिरा के बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर भी पूछा जाता है। क्लियर? आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।